Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. In this lecture of Ultimate Revision Series for class 10th only, अनुशाला पर हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर दैट इज़ मनी एंड क्रेडिट। आज है आपकी 4th ऑफ मार्च 2024 और आपका बोर्ड एग्ज़ाम है 7th ऑफ मार्च को। ठीक है, आज हमने इकोनॉमिक्स के जो टोटल 4 चैप्टर है उसमें से 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं और बाकी के 2 लेक्चर अभी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो एक दिन में आपकी पूरी इकोनॉमिक्स यहाँ पर खत्म हो जाएगी। चलो बिना देर के शुरू करेंगे मनी एंड क्रेडिट को। हैंड रिटन नोट्स जो थे जो पीडीएफ के फॉर्म में थे वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी ना, ब्राइटनेस वगैरह का इशू। ठीक है, तो ये वाला मैंने इस तरीके से खुद से बनाने की कोशिश की है, तो देखते हैं कि आपको कितना पसंद आता है। चलो स्टार्ट करेंगे। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि अब हम मार्केट ओरिएंटेड काम मार्केट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अब मार्केट के बिना कोई भी काम चल नहीं पाता है। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारे पास एक प्रॉपर मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, क्योंकि अब हम बार्टर सिस्टम नहीं चला सकते, है ना। और बार्टर सिस्टम क्यों नहीं चला सकते? उसका रीज़न है कि अब हमारे पास डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। समझते हैं क्या होता है। पहले देखो, मनी जो है, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे बना? क्योंकि कोई भी पर्सन जिसके पास मनी है वो इजीली एक्सचेंज कर सकता है किसी भी व्यक्ति के साथ जिसके पास कोई कमोडिटी या सर्विस है जो उस व्यक्ति को चाहिए। ठीक है, अगर आज मुझे एक चॉकलेट खानी है, ठीक है, तो सिंपल, अगर मुझे 10 रुपये की एक डेयरी मिल्क खानी है तो डेयरी मिल्क ले सकती हूँ मैं 10 रुपये में, ये पैसे शॉपकीपर को देकर। सिंपल है ना। लेकिन अगर मनी नहीं होता तो मुझे इसके लिए करना पड़ता बार्टर सिस्टम, मतलब सामान के बदले सामान को एक्सचेंज करना, है ना। गुड्स डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। ठीक है, जिसके लिए होनी चाहिए थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, मतलब कि अगर मुझे पता है कि कोई एक पर्सन है जिसके पास चॉकलेट है जो मुझे चाहिए, तो मुझे भी कुछ ऐसा सामान रखना पड़ेगा जो इस व्यक्ति को चाहिए है। ठीक है, मान लो कि इस व्यक्ति को चाहिए है 2 पेन, ठीक है, और मुझे चाहिए एक चॉकलेट। अब इसके पास चॉकलेट है लेकिन मेरे पास पेन नहीं है। ठीक है, तो कोइंसिडेंस नहीं हो रहा ना, हर समय कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और जितना ज़्यादा डेवलपमेंट अभी हो रहा है उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि सारे लोगों को वही चीज़ें चाहिए हो जो आप उनको बेचने के लिए खड़े हुए हो। गेटिंग? तो ये था आपका बार्टर सिस्टम, मतलब गुड्स के बदले गुड्स, राइट। अब ये पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ वाई मनी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। इंटरमीडिएट मतलब कोई भी व्यक्ति जो बीच में आ रहा है, ठीक है, एक मीडिएटर बन रहा है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अब मनी बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में था। ठीक है, सबसे पहले जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तब आपने देखा होगा कि कॉइन्स, है ना, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, ब्रॉन्ज कॉइन्स, ये सारे चल रहे थे। प्रीशियस मेटल्स के क्या बन रहे थे? कॉइन्स बन रहे थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके, मतलब सबसे पहले बार्टर सिस्टम, फिर कॉइन्स, फिर कुछ समय में सील्स में भी काम होने लगा, फिर लोगों ने नोट्स बनाने चालू कर दिए। ठीक है, आज जो हम समझते हैं वो करेंसी है। ठीक, मतलब कि कॉइन्स भी बन रहे हैं तो गोल्ड और सिल्वर के नहीं बन रहे, कोई भी प्रीशियस मेटल के नहीं बन रहे, राइट। और पेपर नोट्स चल रहे हैं, है ना। फिर भी इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड है ना। गवर्नमेंट गारंटी देती है कि जिस भी व्यक्ति के पास पेपर नोट है, ठीक है, जो आरबीआई ने बनाया, आरबीआई ने इशू किया हुआ है, या फिर कॉइन्स है, तो वो कोई भी सामान खरीद सकता है, राइट। Not made up of precious metals, accepted as a medium of exchange because currency is authorized by the government of the country. ठीक है, अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हम बात करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव करती है कि जो भी व्यक्ति हाथ में 100 रुपये का नोट पकड़ा है, ठीक है, उसको 100 रुपये का कोई भी सामान या कोई भी सर्विसेज खरीदने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, इस बात की गारंटी कौन ले रहे हैं? हम, क्योंकि ये नोट जो है ये किसने इशू किया है? गवर्नमेंट ने। गेटिंग? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, ये कलर्स प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहे, आई होप। चलो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी कंट्री का सबसे बड़ा बैंक है, ये करेंसी को इशू करता है। मतलब कि जो भी आप कॉइन्स देखते हैं, जो भी आप नोट्स देखते हैं, ये सब कौन इशू कर रहा है, कौन बना रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक कैसे बनाता है? ये एक अपने आप में थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पैसे की ज़रूरत है, कंट्री को पैसे की ज़रूरत है, तो मोदी जी बोलेंगे रिजर्व बैंक को कि भैया पैसे छाप दो, तो इन्होंने नोट्स बना के दे दिया। ऐसा नहीं होता है। रिजर्व बैंक जितना भी पैसा छापता है,
है ना, जितनी भी करेंसी को इशू करता है उसके बदले इसको रिजर्व रखने पड़ते हैं, जनरली किस में रखे जाते हैं, गोल्ड के फॉर्म में। ठीक है, चलो, ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर ही होते हैं, गवर्नमेंट के नाम पर ही इशू होता है, लेकिन कौन करता है, RBI। ठीक, रुपी वाइडली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बाय बिकॉज लिविंग इन इंडिया। ठीक है, अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। डिपॉजिट्स विद बैंक, अब बात करते हैं बैंक की। तो बैंक क्या होता है, बैंक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली क्या करता है, लोगों के पास जो सरप्लस मनी है उसको लेता है और ऐसे लोगों को दे देता है जिनको ज़रूरत है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है बैंक। ठीक है, अब बैंक क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा मनी है उसको डिपॉजिट कर लेता है, मतलब जमा कर लेता है अपने पास। ठीक है, और अगर मान लो कि मेरे पास 100 रुपये एक्स्ट्रा हो रहे हैं और मैं 100 रुपये सोचती हूँ कि मैं अपने पास नहीं रख के सेव करना चाहती हूँ, तो मैं उसको बैंक में रख देती हूँ। तो अगर मेरे जब तक 100 रुपये बैंक के पास हैं, ठीक है, तो उतने समय के लिए बैंक एक इंटरेस्ट फिक्स कर देगा और उतना पैसा मुझे वापस उतना पैसा वो मुझे देगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक तरीके से बैंक को पैसे दिए हैं, तो उसके लिए वो मुझे कुछ अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में पे करता है। ठीक, सेफ्टी ऑफ पीपल्स मनी, लोगों का पैसा सेफ रहता है। ठीक है, और विड्रॉल भी ईजी होता है। विड्रॉल मतलब किसी भी जो भी मनी आपने जमा किया हुआ है आप उसको वापस निकालना चाहते हो। ठीक है, व्हेन रिक्वायर्ड और व्हेन देयर इज़ अ डिमांड, तो इसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। ऐसा पैसा जो आप जब मर्जी चाहे तब निकाल सकते हो अपनी डिमांड पे, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, चेक क्या होता है, चेक हम सबने देखा हुआ है ना, पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, एक पेपर जो कि बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि भैया जितना अमाउंट इसमें लिखा हुआ है उतना बैंक से निकाल के इस पर्सन को दे दो। ठीक है, मतलब जिस पर्सन के अकाउंट से, जैसे मान लो कि मैं एक चेक जमा कर रही हूँ, कोई एक पर्सन है ABC उसके नाम पे। ठीक, तो अगर मान लो मेरा अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है और मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक चेक जमा किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और मैंने उसमें लिखा कि 10,000 रुपीज़ किसके नाम पर, ABC के नाम पर मैं आपको चेक जमा करती हूँ, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये निकाल कर किसके अकाउंट में डालेगा, ABC के अकाउंट में। ठीक है, तो ये काम कौन कर रहा है, चेक। मतलब कि पैसा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन बिना किसी कैश को इन्वॉल्व किए, राइट, यूजिंग दी बैंक्स। ठीक है, तो ये होता है आपका चेक। ठीक है, और अभी हम जो UPI वगैरह चलाते हैं, फ़ोन पे या पेटीएम वगैरह, गूगल पे, ये सारी चीज़ें क्या है, ये भी एक तरीके से बिना कैश को इन्वॉल्व किए पैसे को इधर वहाँ यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन वो और भी ज़्यादा डिजिटल फॉर्म में कर रहे हैं। उसमें आपको चेक की भी, एक पेपर की भी ज़रूरत नहीं है। गेटिंग? लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। अब लोन क्या होता है, लोन का मतलब है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे कुछ काम है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैं बैंक के पास जा सकती हूँ, मैं उसको बोल सकती हूँ कि मुझे इतने इतने पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे लोन दे दो। ठीक है, तो ये काम कौन कर रहा है, बैंक, राइट। बैंक कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्व्स। मान लेते हैं मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने 100 रुपये जो हैं क्या किए, बैंक में जमा कर दिए। ठीक है, अब 100 रुपये सारे लोग बैंक में जमा करें, तो बैंक ऐसा नहीं करता है कि एक तिजोरी बना ली और उसमें सारे लोगों का पैसा बस जमा करके ही रखा है, नहीं। तो ऐसे में बैंक का क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि बैंक ने अगर हमसे 100 रुपये लिए तो हमें इंटरेस्ट भी तो पे कर रहा है, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है। गेटिंग? तो बैंक अपना फ़ायदा कैसे करता है या बैंक अर्न कैसे करता है, बैंक जितना भी पैसा लोगों से लेता है डिपॉजिट्स का, उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा कैश के फॉर्म में अपने पास रखता है। ठीक है, जिसको जनरली CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। आगे आप पढ़ेंगे और ज़्यादा जब इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा हिस्सा बस अपने पास रखता है कैश के फॉर्म में, बाकी पैसे को क्या करता है, वो जो लोगों को ज़रूरत होती है उनको दे देता है। ठीक है, किस फॉर्म में देगा, लोन के फॉर्म में। गेटिंग? ठीक है, और ये छोटा सा प्रोपोर्शन अपने पास क्यों रख रहा है, क्योंकि मान लो कोई लोग एक साथ आ गए डिपॉजिट निकालने, तो बैंक के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो उनको पैसा दे सके। ठीक है, सारे तो एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी एक जनरल क्वांटिटी के हिसाब से पैसे को वहाँ पर रिजर्व रखा जाता है। ठीक, मेजर प्रोपोर्शंस ऑफ बैंक्स, मेजर प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट्स यूज टू एक्सटेंड लोन्स। बैंक है मीडिएटर बिटवीन डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स कौन, डिपॉजिट कौन करेगा, जिसके पास सरप्लस में, जिसके पास ज़्यादा है, ठीक है, जो सेव करना चाहता है, और किसके बीच में, बोरोअर्स, जिनको ज़रूरत है। ठीक है, मतलब किसी एक व्यक्ति को ज़रूरत है और किसी एक व्यक्ति के पास ज़्यादा है, तो बैंक बीच में एक मीडिएटर बनेगा कि आप हमें दे दो, हम इनको दे देंगे। ठीक है, बदले में हम इनसे कुछ लेंगे और आपको भी कुछ देंगे। दिस इज़ वॉट दी बैंक डू। गेटिंग?
बैंक्स चार्ज हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। मेन इनकम ऑफ बैंक्स, बैंक जो है अगर वो पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दे रहा है ना, किसी को लोन दे रहा है, किसी से डिपॉजिट ले रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा, उसकी इनकम कहाँ से हो रही है? उसकी इनकम होती है जो व्यक्ति के पास सरप्लस है, ठीक है, जब वो बैंक को पैसा देगा, राइट, तो बैंक क्या करेगा कि इनको एक इंटरेस्ट देगा, लेकिन वो कम होगा, ठीक है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और उससे वापस बोलता है कि भाई आज हम आपको 100 रुपये दे रहे हैं, जब आप हमें लोन वापस करोगे, चुकाओगे लोन हमारा, तो आपको हर महीने के हिसाब से उस पर मान लेते हैं 200 रुपये ज़्यादा लगा के देने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमेशा बैंक जब लोन दे रहा है तो वहाँ पर इंटरेस्ट खुद के लिए ज़्यादा चार्ज करेगा, ठीक है। लेकिन जब खुद इंटरेस्ट दे रहा है, लोगों के डिपॉजिट करने पे जब इंटरेस्ट दे रहा है तो वो कम होगा। समझ में आया? ठीक है, क्यों ऐसा होगा? तभी तो बैंक पैसा कमा पाएगा। उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही बैंक का असली इनकम होता है ना। जो आपके चैप्टर में केस स्टडीज़ दी गई हैं 2, राइट, वो हमें 2 अलग अलग क्रेडिट सिचुएशंस बताने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। क्रेडिट का इटसेल्फ यहाँ पे मतलब क्या है कि जो हम एक एग्रीमेंट है इन विच लेंडर सप्लाइज द बोरोअर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी व्यक्ति को कुछ पैसा दे रही हूँ, कोई सामान दे रही हूँ या कोई सर्विसेज दे रही हूँ, लेकिन फ्री में नहीं दे रही हूँ, ठीक है, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि एक एग्रीमेंट है हमारे बीच कि जब भी उसके पास वो चीज़ होगी या एक पर्टिकुलर समय के बाद उस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ पेमेंट उसको मुझे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक तरीके का क्रेडिट मतलब कर्ज है, या एक तरीके से लोन ही आप इसको कह सकते हैं, राइट। 2 तरीके की सिचुएशन क्या हो सकती है, या तो पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, या इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, या फिर जो बोरोअर है जिसने पैसा लिया है उसको और ज़्यादा गहरे गड्ढे में डाल सकता है, ठीक है। केस स्टडीज़ क्या है, 2 एक फीमेल, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, 2 स्टोरीज़ हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम बहुत ही क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो हम स्टोरीज़ को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, बट मेन जो जिस्ट इन दोनों टॉपिक से समझने का है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक। मान लो कि मुझे आज अगर क्रेडिट की ज़रूरत है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, तो मैंने किसी से पैसा उधार लिया है ना, क्रेडिट पे मैंने किसी व्यक्ति से पैसा लिया, उसने मुझे पैसा दिया, उससे मैंने अपने कैपिटल नीड्स को पूरा कर दिया। कैपिटल नीड्स मतलब मान लेते हैं कि अगर मैं कर रही हूँ फार्मिंग, ठीक है, अगर मैं कर रही हूँ एग्रीकल्चर, ठीक है, अब मुझे कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, मुझे क्रेडिट की ज़रूरत है, तो क्रेडिट के लिए मैं किसी एक व्यक्ति से, मान लो कोई एक पर्सन है ए, जिससे मैंने बोला कि आप एक काम करो, मुझे 10,000 रुपये क्रेडिट दे दो, मैं आपको समय आने पे वापस कर दूंगा, और ये व्यक्ति मुझे 10,000 रुपये दे रहा है, ठीक है। तो ये 10,000 रुपये को मैंने यूटिलाइज़ कैसे किया, मान लो मुझे सीड्स की ज़रूरत थी, HYV सीड्स अगर मुझे खरीदने थे तो मैंने खरीद लिए, सीड्स को मैंने लगाया, सीड्स को लगाने से मेरी क्रॉप्स अच्छी हुई, ठीक है, क्रॉप्स अच्छी हुई तो मैंने जब उसको मार्केट में बेचा तो मुझे प्रॉफिट मिला, और जो मुझे प्रॉफिट मिला उससे मैंने सबसे पहले क्या किया, ये जो मैंने क्रेडिट लिया था 10,000 रुपये का, है ना, इसको चुका दिया। और इसको चुकाने के बाद मान लेते हैं कि मेरी 20,000 रुपये की क्या हुई, इनकम हुई, ठीक है। तो 10 उसमें से मैंने लोन चुका दिया, और बाकी जो 10 बचे इससे मेरा अपना काम चल जाएगा। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, इससे क्या हुआ कि कैपिटल नीड्स भी पूरी हो गई, इनपुट एक्सपेंसेस जो भी काम में आने वाली चीज़ें थी उन सब के एक्सपेंसेस भी निकल गए, सीड के एक्सपेंस भी निकल गए, प्रोडक्शन भी बढ़ा और इनकम भी बढ़ गई, और मैंने क्योंकि लोन वापस भी कर दिया तो मेरे ऊपर कोई भी बर्डन नहीं आया। गेटिंग? लेकिन दूसरी तरफ मान लो यही सिचुएशन है कि सेम सिचुएशन लेते हैं ना, मैंने 10,000 रुपये का क्या लिया, लोन, मैंने सीड्स लिए, सीड्स को मैंने खेत में लगाया, लेकिन उस साल मान लेते हैं कि क्लाइमेट जो है वो गड़बड़ हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और क्रॉप फेलियर हो गया, ठीक है, मतलब जो क्रॉप है वो ठीक तरीके से ग्रो नहीं हुई और मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। अब मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन क्या जिससे मैंने लोन लिया उसको इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि मुझे प्रॉफिट हुआ या नहीं, उसको तो 1 साल बाद मुझे पैसे लौटाने थे, ठीक है। अब मैं उसको पैसे नहीं लौटा पाऊंगी, क्यों, क्योंकि मेरे पास पैसा है ही नहीं। तो अब मैं उसके लोन को चुकाने के लिए कहीं और से लोन लूँगी, ठीक है, और फिर जो पैसा मैं उससे लूँगी उससे पहला वाला लोन चुकाऊँगी, लेकिन अभी भी मेरे सर पर एक लोन है और मेरी खुद की कोई इनकम नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं डेट ट्रैप, यानी कि कर्ज में पूरी तरीके से फंस जाना है, जिससे रिकवरी बहुत ही ज़्यादा कैसी है, पेनफुल। जनरली इन केस ऑफ एग्रीकल्चर होता है, क्यों, क्योंकि क्लाइमेट के कारण या हैवी रेनफॉल के कारण क्रॉप फेलियर हो जाता है,
अनवांटेड रेनफॉल, डिग्रेडेड सॉइल फर्टिलिटी खराब हुई तो उतना ज़्यादा या उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं देती है, ठीक है, जिसके कारण लेस इनकम होती है या फिर लॉस हो जाता है, राइट। और ऐसे में जो बोरोअर है वो और ज़्यादा इस सिचुएशन में अंदर घुसता चला जाता है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है, मतलब कौन कौन सी शर्तें होती हैं। टर्म्स का मतलब यहाँ पर है शर्तें, राइट। कौन कौन सी शर्तें हमारे पास क्रेडिट लेने के लिए या लोन लेने के लिए। सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट पहले ही लोन लेने से पहले एग्रीमेंट में मेंशन होता है कि भाई कितना इंटरेस्ट पर, मतलब ये जो हम लोन दे रहे हैं ये हम आपको कितने इंटरेस्ट, कितने % इंटरेस्ट पर दे रहे हैं, ठीक है। तो जब आज अगर आप हमें एक्स अमाउंट ऑफ मनी, ये क्या हो गया, अगर आज आप हमें एक्स अमाउंट ऑफ मनी हमसे लोन ले रहे हो, ठीक है, तो कल हम आपसे एक्स का कितना % जोड़कर वापस लेंगे, राइट। तो ये पहले से एग्रीमेंट में मेंशन होता है। एंड बोरोअर मस्ट पे इट टू लेंडर अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। अगर मैं किसी से 100 रुपये क्या ले रही हूँ उधार, ठीक, और वो मुझसे बोलता है कि भाई 10 रुपये या 10% इंटरेस्ट के साथ, राइट, तो मुझे 100 रुपये भी लौटाने पड़ेंगे और इंटरेस्ट के साथ भी पूरा पैसा लौटाना पड़ेगा, राइट। देन कोलेट्रल, कोलेट्रल को हम बोलते हैं, कोलेट्रल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बेसिकली जब भी आप किसी से लोन ले रहे हैं या क्रेडिट ले रहे हैं तो आपको उसको कुछ ना कुछ ऐसा सामान बताना पड़ता है जिसको आप रख सकते हैं गिरवी। गिरवी तो सब समझते ही होंगे, मूवीज़ तो सबने देखी ही होंगी, ठीक है। तो कोई भी सामान आपको बताना पड़ता है कि भाई हम लोन ले रहे हैं तो हम इस सामान को गिरवी रख के ले रहे हैं, है ना, कि अगर हम आपका अमाउंट ऑफ द लोन सही समय पर पूरे इंटरेस्ट के साथ नहीं चुका पाए तो आप इस एसेट को यूज़ कर सकते हो, है ना, इस सामान को या इस गोल्ड को या प्लॉट को या लैंड को, किसी भी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो कि हमारी है। इसको बेच कर आप क्या कर सकते हो, पैसा अपना रिकवर कर सकते हो अगर हम फेल हो जाते हैं क्या देने के लिए, लोन पूरा पे करने के लिए। कोलेट्रल एसेट होना चाहिए जो कि बोरोअर का खुद का है। ऐसा नहीं है कि किराए के घर को मैं कोलेट्रल पे रख सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। गेटिंग, यूज एज अ गारंटी टू लेंडर अंटिल दी लोन इज रीपेड। एक तरीके की गारंटी है कि हाँ भाई हम लोन पे कर देंगे, है ना। अगर मान लो कि कोई आपसे 1 लाख रुपए बोलता है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, आप बोलते हो कि मैं कैसे दे दूँ 1 लाख रुपए, है ना, अगर आपने नहीं लौटाया तो ये व्यक्ति आपको बोल के जाएगा कि एक काम करो कि मैं आपके पास ना गोल्ड ज्वेलरी रख के जाता हूँ अपने घर की, ठीक है, अगर मैं आपका लोन नहीं चुका पाया तो आप ये गोल्ड ज्वेलरी जो है ये आप रख लेना, इसका आप जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये उसका खुद का एसेट था जो गारंटी की तरह काम कर रहा था। इफ फेल्स इट्स लेंडर राइट्स ऑन कोलेट्रल। अब जो कोलेट्रल था उस पर किसका अधिकार है, लेंडर का, मतलब जिसने पैसा उधार दिया है, और बोरोअर जिसने पैसा उधार लिया है। गेटिंग, नाउ लेट अस मूव टू फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। अब ये फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, 2 सोर्सेज होते हैं हमारे पास क्रेडिट लेने के, उधार लेने के, या तो आप फॉर्मल सेक्टर से ले लो या तो इनफॉर्मल सोर्सेज से ले लो, ठीक है। फॉर्मल का मतलब क्या है, जिनके पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, अथॉरिटाइज्ड हैं, ठीक है, जैसे कि बैंक्स और कोऑपरेटिव्स, ठीक है, जो फंक्शन करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ RBI। इनको किस तरीके से काम करना है, कितना इंटरेस्ट लेना है, क्या क्या करना है, ये सब कुछ इनको कौन बताता है, RBI, ठीक है। और ये अपनी मर्जी से ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते। बट व्हेन वी कम टू द इनफॉर्मल सोर्सेस, यहाँ पर क्या होता है, मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, मतलब किसी से भी आप क्या कर रहे हो, अगर पैसा उधार ले रहे हो तो इनको गवर्नमेंट थोड़ी ना रेगुलेट कर रही है, ये तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, राइट। तो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर काफ़ी कम, ठीक है। और दूसरा एक और पॉइंट ये है कि यहाँ पर कोलेट्रल आपको रखना पड़ता है, लेकिन समटाइम्स यहाँ पर अगर आपके बिहेवियर्स अच्छे हैं, लोगों के साथ टर्म्स अच्छे हैं, तो विदाउट कोलेट्रल भी काम चल जाता है, ठीक है। अब देखेंगे इसको आगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये मॉनिटर करता है बैंक्स को ताकि वो कैश बैलेंस मेंटेन करके रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक डेट पर बहुत सारे लोग अगर बैंक से पैसा निकालने आ गए तो बैंक के पास पैसा ना हो, इसलिए कैश बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है और इसका ध्यान रखता है RBI। मॉनिटर्स दैट बैंक्स गिव लोन्स टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल बोरोअर्स एंड नॉट ओनली टू द प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स। RBI एक और चीज़ देखता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैंक जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन्स को या अमीर लोगों को ही लोन दे रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों,
ये डिस्क्रिमिनेशन है एक तरीके से, क्योंकि ऐसे में ग्रोथ सारे लोगों की हो पाएगी क्या? नहीं। और अगर बैंक्स स्मॉल कल्टीवेटर्स को या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, छोटे छोटे ट्रेडर्स को लोन नहीं देंगे तो फिर उनको इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ पे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। ठीक है। सो बैंक्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू RBI टाइम टू टाइम कि हम क्या क्या डेटा मेंटेन कर रहे हैं, सब कुछ RBI को बताना पड़ता है। नो ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटरिंग इनफॉर्मल सेक्टर। अब इनफॉर्मल सेक्टर को तो कोई RBI नहीं देख रहा, ठीक है, इसलिए इनके इंटरेस्ट रेट कैसे होते हैं? अनफेयर, राइट। लार्ज पार्ट ऑफ इनकम गोज टू रीपेमेंट ऑफ लोन, है ना, क्योंकि इनको मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है, तो ये अपने मन माने इंटरेस्ट रेट्स लगाते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, और जितना ज़्यादा वो अर्न नहीं करते उससे ज़्यादा उनका क्या होता है? लोन के रीपेमेंट्स में ही एंगेजमेंट रहता है। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि लोगों को चीप यानी सस्ते रेट पर और अफोर्डेबल, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं उतने रेट पर क्या मिल जाए? क्रेडिट मिल जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर पैसे की कमी के कारण या एसेट्स की कमी के कारण कोई भी व्यक्ति कुछ बिजनेस या ट्रेड नहीं कर पा रहा है तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इम्प्रूव नहीं होगी, उसकी नहीं होगी तो कंट्री की नहीं होगी। ठीक है। बैंक्स एंड कोऑपरेटिव नीड्स टू लैंड मोर। उनको और ज़्यादा लैंड करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा लोगों को उधार देने की ज़रूरत है, ताकि लोगों की इनकम बढ़े। इनकम बढ़ेगी तो डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज़ का अगर डेवलपमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो खर्चा कर पाएंगे, और खर्चा कर पाएंगे तो इंडिया के मार्केट्स डेवलप होंगे, और मार्केट्स डेवलप होंगे तो और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ठीक है, कंजम्पशन बढ़ेगा और इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता जाएगा। गेटिंग? अब देखते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। मतलब कैसे लोगों को फॉर्मल सेक्टर की तरफ जाना पड़ता है और कैसे लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाना पड़ता है। अर्बन पीपल की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर ये 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, राइट। पुअर हाउस होल्ड्स, मतलब जो गरीब लोग हैं। हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स, जिनके पास थोड़े बहुत एसेट्स हैं जो कोलेट्रल रख सकते हैं। वेल ऑफ हाउस होल्ड्स, मतलब ठीक ठाक काम चल रहा है जिनका, ठीक है, जिनको आप मिडिल क्लास कह सकते हैं। एंड रिच हाउस होल्ड्स, जिनके पास ज़्यादा चीज़ों की कमी नहीं है, राइट। पुअर हाउस होल्ड जो हैं लगभग 85% जो क्रेडिट है, मतलब पुअर हाउस होल्ड्स में जो 85% लोग क्रेडिट लेते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स 53%, वेल ऑफ हाउस होल्ड्स 28% और रिच हाउस होल्ड्स 10% क्रेडिट। ठीक है, ऐसे में ज़रूरत किसको ज़्यादा है क्रेडिट की? इन लोगों को, लेकिन ये खुद ही किसकी तरफ भागते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ, राइट। दैट इज़ वाई इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बैंक्स जो हैं या जो फॉर्मल सेक्टर्स है, कोऑपरेटिव्स जो हैं, वो इन लोगों की तरफ ध्यान दें और इनको चीप रेट्स में क्या प्रोवाइड करें? लोन्स प्रोवाइड करें। इंक्रीज इन फॉर्मल लैंडिंग पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज़ क्यों ज़रूरी है? ताकि लोग जो हैं वो अपनी डिपेंडेंसी इनफॉर्मल सोर्सेज पर कम से कम कर सके और अपना एक्सप्लॉयटेशन ना कराएं। एवरीवन शुड रिसीव दीज लोन्स। वाई? क्योंकि फॉर्मल क्रेडिट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली, है ना। फॉर्मल क्रेडिट ऑफ सोर्सेज, मतलब फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट हमारे पास हैं, बैंक्स या कोऑपरेटिव्स हैं, लेकिन समस्या क्या है कि इनका जो एक्सपेंशन है वो ज़्यादातर किसकी तरफ है? मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों की तरफ या रिच लोगों की तरफ। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनको चीपर लोन से कभी भी फ़ायदा नहीं मिलता। जिनको एक्चुअली चीपर लोन्स की ज़रूरत है उनको ही नहीं मिलते। ठीक है, क्यों? क्योंकि दे गो फॉर इनफॉर्मल सेक्टर्स। ठीक है, और इनफॉर्मल में इनके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है। रादर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनका जो कोलेट्रल होता है, जब ये लोन रीपे नहीं कर पाते तो उसको रख लिया जाता है, राइट। एक और कंसेप्ट हमारे बीच में आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर पुअर। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या है? ऐसे ग्रुप जो अपनी खुद की मदद करते हैं। अब खुद की मदद कैसे कर रहे हैं? फाइनेंशियल मदद। ठीक है, बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। ठीक है, तो जिसके लिए क्या ज़रूरत है कि बैंक जैसा कुछ और फॉर्मूला क्रिएट किया जा सके, है ना। गेटिंग अ लोन फ्रॉम बैंक इज़ मच मोर डिफिकल्ट। कहीं कहीं पर तो बैंक है नहीं, और जहाँ पर बैंक है वहाँ पर लोगों को लगता है कि बहुत कठिन काम है बैंक से लोन लेना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं, कोलेट्रल लगता है। ठीक है, और उनको ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं। देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, बैंक रिक्वायर्स डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेट्रल। कोलेट्रल की एब्सेंस में बैंक क्या करते हैं? लोन नहीं देते। और जो ऑलरेडी पुअर हाउस होल्ड को बिलोंग कर रहा है उसके पास कहाँ होगा एसेट?
कि वो क्या कर सके, उसके बदले कुछ लोन ले सके। और ऐसा नहीं है कि आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए है, ठीक है, और आप 2 लाख रुपए की एक प्लॉट को कोलेटरल रख रहे हो, है ना। वैल्यू जो है वो सही होनी चाहिए। इनफॉर्मल लेंडर्स जो होते हैं उनको पता होता है कि भैया बोरोवर्स कौन है, पर्सनली जानते हैं, ठीक है। इवन विदाउट कोलेटरल भी ये क्या करते हैं, लोन को दे देते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास कोलेटरल नहीं है, आप पैसा ले लो, बाद में हमें चुका देना, ठीक है। दे कैन इवन अप्रोच द लेंडर, अगर वो पुराना लोन नहीं पे कर पाए तो भी वो उस लेंडर के पास जा सकते हैं और पैसा लेने के लिए, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि अगर यहाँ पर कोई अच्छा व्यक्ति है तो वो तो गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा, वो परिस्थिति समझ सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट लगा जाते हैं और एक लोन पूरा हो नहीं पाता, उसको चुकाने के लिए दूसरा और उसको चुकाने के लिए तीसरा। ये हमेशा एक साइकिल में फंस जाते हैं, ट्रैप में फंस जाते हैं लोन्स के। साथ में कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो ऐसे में पुअर को क्या किया जा सकता है, परेशान या एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, हैरेस किया जा सकता है, राइट। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, किस लिए हैं बेसिकली ऐसे ग्रुप्स, ताकि रूरल पुअर जो है ना, पुअर हाउस होल्ड जो हैं, स्पेशली विमेन, इनको क्या किया जा सके, स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया जा सके, इनके ग्रुप्स बनाए जा सके और इनकी सेविंग्स जो हैं उनको बचाया जा सके, ठीक। अराउंड 15 to 20 मेंबर्स होते हैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ठीक है, जो लगभग रोज क्या करते हैं, रेगुलरली सेव करते हैं, है ना। सेविंग्स कैसी हो सकती हैं, 25 रुपये से 100 रुपये तक, या इवन जितना जितना जो व्यक्ति पर्सनली एबल है, जितना पर्सनली वो सेव कर सकता है उतना वो क्या कर सकता है, बचा सकता है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग उसका पार्टिसिपेशन ग्रुप में होता है। मेंबर्स टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम ग्रुप टू मीट देयर नीड। अब मान लो कि भाई एक ग्रुप में 15 से 20 लोग हैं, ठीक है। 15 से 20 लोग क्या कर रहे हैं, रेगुलरली अपनी सेविंग्स को इस ग्रुप में डालते जा रहे हैं, ठीक। अब इनमें से किसी एक व्यक्ति के घर पर कोई व्यक्ति बीमार हो गया, जिसके इलाज के लिए इनको चाहिए, मान लेते हैं हम 50,000 रुपये। फिर ये हाईलाइटर आ गया, ठीक है। मान लेते हैं उसको कितने रुपए चाहिए, 50,000 रुपये। अभी 50,000 रुपये बैंक से लेने की बजाय क्या कर सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से ले सकता है, ठीक है। ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट, ग्रुप भी इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन कैसे, मनी लेंडर से काफ़ी कम। और इंटरेस्ट चार्ज करना क्यों ज़रूरी है, ताकि लोग रिस्पॉन्सिबली क्या करें, लोन को वापस करें, ठीक है। और साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसकी भी उसका जो एक फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी मेंटेन रहे। 1-2 साल के बाद क्या होता है कि जब ये ग्रुप्स थोड़ा रेगुलर हो जाता है या स्टेबल हो जाता है अपनी सेविंग्स में, तो बैंक भी ऐसे ग्रुप्स को लोन दे देते हैं, ठीक है, इन द नेम ऑफ ग्रुप। लेकिन कोई भी लोन, भले 15-20 में से किसी भी एक व्यक्ति को लोन चाहिए हो, ठीक है, लेकिन ये लोन किसके नाम पे आएगा, ग्रुप के नाम पे, है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर क्या होगा, लोन आएगा। और इस लोन को चुकाने की भी जिम्मेदारी किसकी होती है, ग्रुप की। इवन समटाइम्स अगर कोई व्यक्ति नहीं चुका पा रहा है लोन, तो भी ग्रुप मिलकर उसका लोन चुकाता है, ठीक है। मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, लोग जो हैं, विमेन जो हैं, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। ग्रुप मेंबर्स डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कि भाई लोन किसको देना चाहिए, किस पर्पस के लिए देना चाहिए, सही है गलत है, कितना रुपए लगना चाहिए, इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, है ना, या रीपेमेंट कब होगी, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है, ग्रुप के लोग, ठीक है। ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल टू रीपे दी लोन इवन इफ अ पर्टिकुलर मेंबर इज अनेबल टू रीपे। क्यों, क्योंकि लोन किसके नाम पे आया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे, ठीक है। टू मेंटेन द ट्रस्ट ऑफ बैंक्स इन ऑर्गेनाइज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इवन दो दे डोंट हैव एनी कोलेटरल, ठीक है। बैंक क्योंकि बिना कोलेटरल के भी कभी कभी सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या दे सकता है, लोन दे सकता है। और अगर कोई एक व्यक्ति भी लोन नहीं पे कर पाता है ना, तो भी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की जिम्मेदारी है कि वो लोन को पे करे, ताकि बैंक जो है वो ऐसे ग्रुप्स को ट्रस्ट करते रहें और बिना कोलेटरल के भी इन टाइम्स ऑफ नीड उनको लोन देते रहें। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं रूरल एरियाज में, ठीक है। रूरल पुअर्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए या उनको एक इकोनॉमिक सर्कल में लाने के लिए ज़रूरी था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जा सके, है ना। विमेन जो है वो सेल्फ रिलायंट हो रही हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसे एक विचारधारा है कि भाई विमेन जो है वो सेविंग्स कर पाती हैं, ठीक है। तो अगर विमेन सेव कर रही है तो उसकी सेविंग्स जो हैं वो सही जगह लगनी चाहिए, जहाँ से उसको कुछ ना कुछ इकोनॉमिक प्रॉफिट हो,
जहाँ से वो कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंट हो सके, ठीक है, छोटे छोटे काम कर सके या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके ना, छोटा मोटा कोई बिजनेस क्रिएट कर सके, भले ही ग्रुप में सही, है ना। साथ में जब ऐसी वुमेन्स मिलती हैं जो थोड़ा सा सेल्फ रिलायंट होती हैं, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होती हैं, तो ये सोशल इश्यूज़ को भी एड्रेस कर पाती हैं कि भाई हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे कोई भी इशू को सामने आकर डिस्कस कर पाती हैं और जस्टिस को भी अवेल कर पाती हैं, राइट। सो ये था हमारा चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। काफ़ी आसान चैप्टर, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। इस चैप्टर को मैंने फ्लो चार्ट्स में नहीं समझाया। उसका एक कारण ये था कि जब आप इकोनॉमिक्स में आंसर्स लिखते हैं ना, आंसर राइटिंग जब आप इकोनॉमिक्स में करते हैं, तो समवेयर यू हैव टू क्रिएट अ पैराग्राफ टाइप ऑफ आंसर राइटिंग, है ना। वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है आपके इकोनॉमिक्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है ना। हियर यू हैव टू एक्सप्लेन वाई आर यू राइटिंग सच थिंग्स, गेटिंग। इसलिए इसके नोट्स भी मैंने इसी फॉर्मेट में बनाए एंड आई हैव यूज्ड दीज काइंड्स ऑफ एरोज ताकि आप रिलेट कर पाएँ एक के बाद एक चीज़ों से। ओके, सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर। यहाँ पर ख़त्म होता है हमारी इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर। लास्ट चैप्टर बाकी है ग्लोबलाइजेशन, जो आज रात तक अपलोड हो जाएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया और साथ में आपके लिए जब आपका एग्ज़ाम है 2-3 दिन बाद, ये आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा है, नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे, देन लाइक द वीडियो, कॉमेंट बिलो, share with your friends as much as you can, and subscribe the channel if you have not done yet. Okay, so keep watching. Thank you so much.